अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। दोस्तों, ये माइक्रोबायोलॉजी का अहम टॉपिक है जो कि BSN और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पेशेंट को आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है, आइसोलेशन की कितनी टाइप्स हैं, और आइसोलेशन में रखने के बाद नर्सिस, वहाँ पर मौजूद नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की क्या ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा हम इन्फेक्शन साइकिल और चेन ऑफ इन्फेक्शन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा 6 टाइप ऑफ जो इन चेन की इन्फेक्शन जो होती है वो 6 टाइप से मुश्तमिल होती है, जिसमें रिजर्वॉयर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है वह है कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि एट द एंड ऑफ सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन आइसोलेशन, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, रिलेशन आइसोलेशन टू द चेन ऑफ इन्फेक्शन साइकिल। इसके अलावा आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच टाइप ऑफ आइसोलेशन। कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन इज़ द फिजिकल सेपरेशन ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम कंटैक्ट विद अदर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी आइसोलेशन एक फिज़िकली तौर पर एक पेशेंट को अलग करना है ताकि वो दूसरों के कांटेक्ट में आकर उन्हें बीमार ना कर दे, या फिर उनको इसीलिए हम फिज़िकली सेपरेट करते हैं ताकि वो उनके उनके ज़रिए जो बीमारी फैल रही है, उनका जो इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए जो वो बीमारी फैला रहे हैं, उनको रोका जा सके। पेशेंट आर आइसोलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। पेशेंट को उसकी बीमारी के फैलाव का जो तरीका होता है, जिस तरीके से वो बीमारी फैलती है, उसको उसकी बनिस्बत हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं। पर्पस ऑफ आइसोलेशन, हमारे पास आइसोलेशन के मकसद क्या हैं? पेशेंट आर प्लेस इन आइसोलेशन फॉर वन ऑफ टू रीज़न। पेशेंट को हम लोग आइसोलेशन में एक या दो वजूहात के बिना पर रखते हैं। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू अदर ससेप्टेबल पीपल, यानी कि हम उसमें पैथोजन के फैलाव को रोकते हैं ताकि वो किसी और को अपना शिकार ना बना दे। और सेकंड है टू प्रोटेक्ट अ वेरी ससेप्टेबल पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट जो होता है, यानी कि जो होस्ट है जिसको बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया है, हम उसको मज़ीद बीमारी फैलने से या एक्सपोजर टू पैथोजन का मतलब यहाँ है कि उस पैथोजन के फैलाव को या उस पैथोजन से उसको हम बचाते हैं ताकि पैथोजन उसके अंदर ना फैल दे, ज़्यादा बीमारी कॉज ना कर ले। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इज़ यूज फॉर डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर एंड सम केस बाय कॉन्टैक्ट। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन वो आइसोलेशन है जिसमें हम ऐसे मरीज को रखते हैं जिनको ऐसी बीमारी होती है जो कि हवा के ज़रिए और कभी कभार कॉन्टैक्ट यानी राब्ते के ज़रिए फैलती है। पेशेंट मस्ट बी प्लेस इन आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। हम पेशेंट को इस वजह से रखते हैं, इसी वजह से उसको रखा जाता है आइसोलेशन के अंदर, ताकि जो डिज़ीज़ उसको हो गई है उसका फैलाव हम रोक सकें। Those who are kept in strict isolation are often kept in a special room at the facility designed for the purpose such room are। जिनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखा जाता है तो उनके साथ साथ उनको एक ऐसा स्पेशल रूम दिया जाता है, साथ साथ उनको उस रूम को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी मकासद की हर चीज़ अंदर मौजूद हो। इक्विप्ड विथ अ स्पेशल लेबोरेटरी एंड केयर गिविंग इक्विपमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर ऐसे यानी कि हिफाजती सामान भी रखा जाता है, इसलिए इसके अलावा बेसन, वॉशरूम वगैरह सब कुछ उसको प्रोवाइड किया जाता है। सिंक एंड वेस्ट डिस्पोजल आर प्रोवाइडेड फॉर वर्कर अपॉन लिविंग द एरिया। ठीक है, वहाँ पर काम करने वाले जो होंगे उनको भी कुछ ऐसी हिफाजती चीज़ें दी जाती है, या मरीज़ को भी ऐसी चीज़ें फ़राहम की जाती हैं
कि उनका वेस्ट यानी उनका फजला या वो उनके जिस्म से ख़ारिज होने वाली कोई भी चीज़ जो होगा ना उनको अच्छी तरीके से डिस्पोज कर सकें, उसका भी ख्याल रखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ आर चिकन पॉक्स एंड रेबीज़। ठीक है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की मेन एग्जांपल्स जो हैं वो कौन सी हैं? चिकन पॉक्स और रेबीज़। Contact isolation. Contact isolation is used to prevent the spread of disease that can be spread through direct or indirect contact. कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में हम पेशेंट को इसी वजह से रखते हैं कि उसकी वजह से बीमारी ना फैले, और कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में रखने की बुनियादी वजह ये होती है कि इसमें बीमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वजह से फैलती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं या कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसके ज़रिए बीमारी फैल सकती है। या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि कोई चीज़ हमने खा ली और इसके अलावा उसे किसी और ने खा लिया तो वो भी हमारे वजह से डिज़ीज़ का शिकार हो जाएगा, या किसी चीज़ को हमने छू लिया और उसे किसी और ने छू लिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी रीज़न्स इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की होती हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स मेकिंग कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट और ऑन कॉन्टैक्ट आइसोलेशन आर रिक्वायर्ड टू वेयर ग्लव्स एंड इन सम केसेस अ गाउन। अच्छा, हेल्थ केयर वर्कर यानी कि जो नर्सिज़ होती हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ होता है या डॉक्टर्स होते हैं, वो अगर पेशेंट के साथ पेशेंट को चेक करने जाते हैं, पेशेंट से मिलने जाते हैं, पेशेंट को देखने जाते हैं, चेकअप करने जाते हैं, तो उनको उनके लिए लाजिम ये होता है कि वो ग्लव्स पहनें और कभी-कभार उनको गाउन भी पहनना पड़ता है। Respiratory isolation. Respiratory isolation is used for disease that are spread through particles that are exhaled. रिस्पायरेटरी आइसोलेशन में उस पेशेंट को रखा जाता है जिनके ज़रिए बीमारी फैलती है, और बीमारी फैलने की मेन वजह जो होती है वो होती हैं पार्टिकल्स जो कि उनकी एक्सलेशन के दौरान उनके माउथ से निकलते हैं। जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, थूकते हैं, ठीक है, उसके दौरान वो पार्टिकल्स निकलते हैं हवा में, और वो दूसरे अगर नॉर्मल बंदे के पास गए तो उसको भी वो बीमार कर देंगे। Those having contact with or exposure to such patient are required to wear mask. अच्छा, इसमें रिस्पायरेटरी आइसोलेशन में हम पेशेंट को और उससे मिलने वाले किसी भी शख्स को बीमारी से रोकने के लिए, यानी कोई भी शख्स उससे मिल रहा है या वो अकेले भी क्यों ना हो, तो हम उसको मास्क पहनाए रखते हैं ताकि बीमारी ना फैले। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ आर इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरक्लोसिस। रिस्पायरेटरी आइसोलेशन की मेन एग्जांपल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्लोसिस है। रिवर्स आइसोलेशन measures taken to prevent the spread of pathogen to vulnerable population like patient with leukemia with transplant and immunodeficient person। रिवर्स आइसोलेशन में हम ऐसे पेशेंट को रखते हैं जो कि रिसेंटली किसी बीमारी से, किसी भी बीमारी यानी कोई भी बीमारी हो जिससे वो गुजर के आया हो, चाहे वो ट्रांसप्लांटेशन उसने किसी चीज़ की हो, या उसको लीकीमिया हुआ हो, या इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन हो यानी उसको वीकनेस हो और उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो उस पेशेंट को हम इसमें रखते हैं जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, जो रिसेंटली बीमारी से गुजर के आया हो, और इस वजह से हम रखते हैं ताकि उसे कोई और बीमारी या वही बीमारी दोबारा इसको ना लग जाए। द रूम मस्ट बी थ्रोली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर द पेशेंट इज एडमिट। इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट, जब हमें पता चला कि पेशेंट किसी फ़लाँ बीमारी से गुजर के आ चुका है और इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक रूम तैयार करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, जरासीम से पाक करते हैं, उसके बाद ही पेशेंट को एडमिट करते हैं। Those entering the room must wear sterile gowns and masks to prevent microbe transmission। जो भी इस रूम के अंदर इंटर होना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको लाजिम है कि वो स्टेराइल गाउन यानी कि साफ़ सुथरा जरासीम से पाक गाउन पहने, प्लस मास्क का इस्तेमाल करे ताकि माइक्रोब्स की जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो कम से कम हो सके। हैंड वॉशिंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो बिफोर एंटरिंग द रूम। रूम के अंदर इंटर होने से पहले 20 सेकंड तक जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उसके मुताबिक 20 सेकंड तक आपको हाथ धोना लाजिम है, उसके बाद ही आप रिवर्स आइसोलेशन वाले रूम में इंटर हो सकते हैं। सोर्स आइसोलेशन व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट आर आइसोलेटेड विद इन अ डेफिनेट एरिया
एंड द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू अदर पेशेंट आर प्रिवेंटेड। बाकी जो हमने पढ़ी थी आइसोलेशन, उसके अंदर हम पेशेंट को आइसोलेट कर रहे थे ताकि बीमारी से बचा जा सके, जबकि सोर्स आइसोलेशन के अंदर हम बीमारी फैलाने वाले इन्फेक्शियस एजेंट यानी कोई भी माइक्रोब जो कि बीमारी फैला रहा है, हम उसको लेंगे और उसके बाद उसको आइसोलेशन में रखेंगे। ठीक है, उसको लेने के बाद हम उसको आइसोलेशन में रखेंगे और उसके अलावा हम चेक करेंगे कि आया ये बीमारी किस तरह फैलाता है, किस एरिया में फैलाता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका रिजर्वोयर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम सोर्स आइसोलेशन में पता करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि ये किसी और पेशेंट में एंटर कैसे होता है और बीमारी किस तरह फैलाता है। आइसोलेशन प्रोसीजर शुड बी डिटरमाइंड बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, लोकेशन ऑफ पैथोजन, वायलेंस ऑफ पैथोजन एंड इट्स सक्सेसिबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं जो बीमारी कॉज करने वाला इन्फेक्शियस एजेंट है जिसको हमने लेबोरेटरी में रखा हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, हम चेक करते हैं कि वो बीमारी किस तरह फैलाता है, कौन सी जगह से निकलता है और कौन सी जगह एंटर होता है, और इसकी पैथोजेनिसिटी यानी कि किस तरह बीमारी फैलाएगा, किस अंदाज में फैलाएगा, तेज़ होगी या स्लो होगी, पेशेंट को नुकसान है या फ़ायदा है, और इसके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। ये सारी चीज़ें हम इसमें रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन तलाश करते हैं। हाई आइसोलेशन। High isolation is used to prevent the spread of unusually highly contagious or highly consequent infectious disease, smallpox और इबोला वायरस। हाई आइसोलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को आइसोलेशन में रखते हैं ताकि बीमारी का फैलाव रोक सकें, प्लस इसमें उस पेशेंट को रखा जाता है जो कि सीरियस होता है, जिसकी कंडीशन सीरियस हो, उसको यानी उसके अंदर बीमारी का फैलाव बहुत तेज़ हो, उसके अंदर बीमारी जो पैथोजेनिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसको हम इसके अंदर रखते हैं। और इसकी एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स और इमोला वायरस। इट स्टिपुलेट मैंडेटरी यूज़ ऑफ ग्लव्स, प्रोजेक्टिव आईवियर, अ वाटर प्रूफ गाउन, अ रिस्पाइटर N95। ठीक है, इसके अंदर हमें ये लाजिम है कि हम या पेशेंट ग्लव्स का इस्तेमाल करता है, प्रोटेक्टिव आईवियर यानी गोगल्स जो होती हैं या फेस शील्ड जो पहनते हैं उसका इस्तेमाल करता है, वाटर प्रूफ गाउन यानी ऐसा गाउन जो कि वाटर प्रूफ हो जिसके अंदर पानी इंटर ना हो सके उसका इस्तेमाल करता है, और रिस्पाइटर जिसे हम N95 मास्क कहते हैं उसका इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा ये पेशेंट या अटेंडेंस या पैरामेडिकल स्टाफ कभी भी नॉर्मल मास्क या सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच टाइप ऑफ आइसोलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई आया पेशेंट को आइसोलेट तो कर दिया है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी नर्स हो उसकी क्या जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उस आइसोलेशन के अंदर वो क्या क्या काम करे। हॉस्पिटल प्रिकॉशन साइन। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के मुताबिक हॉस्पिटल प्रिकॉशन कौन सी होती है, क्लीन हैंड्स व्हेन एंटरिंग और लिविंग रूम, कवर माउथ एंड नोज विद आर्म एंड टिश्यू व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है, क्या करना है, रूम के अंदर एंटर होने से पहले और निकलने के बाद हाथ धोने हैं, अगर छींक आए खांसी आए तो माउथ को कवर करना है, नोज़ को कवर करना है हाथ से या टिश्यू से। गाउन एंड ग्लव्स इफ सॉइलिंग लाइकली। ठीक है, गाउन पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं। वियर मास्क एंड आई कवर इन स्प्लैशिंग बॉडी फ्लूइड्स लाइकली। ठीक है, क्या करना है कि भाई मास्क पहनना है, आई कवर पहनना है ताकि बॉडी फ्लूइड्स बाहर ना निकल सके। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के अंदर जिनको रखते हैं उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्लीन हैंड्स व्हेन एंटरिंग एंड लिविंग रूम। ठीक है, रूम के अंदर एंटर होने से पहले और निकलने के बाद हमने हाथ धोने हैं, गाउन और ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, यूज़ पेशेंट डेडिकेटेड और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड शेयर इक्विपमेंट। ठीक है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डिसइंफेक्टेड हो। ठीक है, और उसके बाद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो बाद में डिस्पोजेबल हो, जिसको बाद में डिस्पोज किया जा सके। इसके अलावा ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस कौन सी है, जो बीमारियां ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलती हैं, वही इसमें भी लिखा हुआ है कि रूम के अंदर इंटर होने और निकलने के बाद हाथ धोना है, मास्क पहनना है और ग्लव्स पहनना है, गाउन पहनना है, आई कवर यानी गॉगल्स या शील्ड पहननी है। एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाथ साफ़ करेंगे अंदर इंटर होने से पहले और निकलने के बाद। एयरबोर्न इन्फेक्शियस आइसोलेशन रूम रिक्वायर्ड नेगेटिव प्रेशर कीप डोर क्लोज। ठीक है, इस एयरबोर्न इन्फेक्शियस जो आइसोलेशन रूम होगा उसको हमेशा बंद रखा जाएगा
गाउन और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एयरबोर्न रिस्पायरेशन रिस्पायरेटरी ट्रैक के जरिए जो फैलती हैं उसमें भी यही प्रिकॉशंस हैं कि हाथ धोते हैं रूम के अंदर एंटर होने के बाद और निकलने के बाद, ठीक है। इसके अलावा एयर पार्क और फिटेड N95 मास्क, ठीक है, याद रखना है। रिस्पायरेटरी के अंदर N95 मास्क पहनना है। एयरबोर्न इन्फेक्शियस आइसोलेशन रूम रिक्वायर्ड, ठीक है, इसका भी रूम क्लोज जो डोर होगा वो। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था कि इन्फेक्शियस जो साइकिल है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है? इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी टिश्यू विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर इंजरी इज कॉल्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आया है उसने अपनी तादाद में इजाफा किया, फिर बॉडी के अंदर आया, टिश्यू लेवल पे गया, फाइट हुई, सेलुलर इंजरी हुई, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन साइकिल क्या है? इन्फेक्शन की टोटल जो साइकिल है उसके 6 कंपोनेंट, 6 पार्ट्स होते हैं, 6 हिस्से होते हैं, 6 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अगर इस कड़ी को हम कहीं से भी तोड़ दें, कहीं से भी इसको काट दें तो इन्फेक्शन साइकिल स्टॉप हो जाती है। सबसे पहला जो होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, फिर रिजर्वायर, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, फिर मीन्स या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर आखिर में ससेप्टिबल होस्ट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, रिजर्वायर यानी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टिबल होस्ट। इन्फेक्शियस एजेंट, पहला पॉइंट, पैथोजेंस, नॉर्मल फ्लोरा दैट बिकम पैथोजेनिक। इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं? जो बीमारी फैलाता है। बीमारी कौन फैलाएगा? पैथोजेन। सेकंड लिखा हुआ है नॉर्मल फ्लोरा दैट बिकम पैथोजेनिक, यानी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नॉर्मल फ्लोरा जब पैथोजिन बन जाए। वो पैथोजिन कैसे बनता है? जब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो, जब उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए या जब उसकी जगह चेंज हो जाए, तो वही नॉर्मल फ्लोरा हमारे लिए एज अ पैथोजिन बन जाता है। रिजर्वायर या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हमारे पास सेकंड ये वाला पॉइंट है, रिजर्वायर वेयर पैथोजिन लिव एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। रिजर्वायर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई भी पैथोजिन रहता है और अपनी कॉलोनी में इजाफा करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। मे बी लिविंग ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, मे बी नॉन लिविंग, फूड, फ्लोर्स, इक्विपमेंट, कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। ये अपनी तादाद कहाँ पर इजाफा करेगा? ये किसी ऐसी जगह को ढूंढेगा जहाँ पर उसकी रिहाइश हो सके, ये वहाँ पर रहेगा, अपनी तादाद में इजाफा करेगा, ख़ुद को बीमारी फैलाने के काबिल बनाएगा और उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। तो जहाँ पर ये रहेगा अपनी बीमारी फैलाने की सलाहियत को तेज़ करेगा, अपनी कॉलोनी में इजाफा करेगा, तो वो जगह लिविंग हो सकती है, यानी कोई इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, परिंदे, कुछ भी हो सकता है। या फिर वो नॉन लिविंग, यानी कि चावल, गंदम, आटा, कोई भी गंदा पानी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉन लिविंग हो, ये वहाँ पर रह सकते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि ये कहीं पर रहे, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे? बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी का कोई भी फ्लूइड बॉडी से खारिज हो रहा है तो ये वहाँ से निकलेंगे। कफिंग, स्नीजिंग, डायरिया, ठीक है, किसी को खांसी है या छींकें आ रही हैं, ठीक है, या खांस रहा है कोई या कोई थूक रहा है, तो उसके ज़रिए भी ये बाहर निकलता है। डायरिया यानी किसी को कब्ज़ है, मोशन है, ज़्यादातर मोशंस के ज़रिए ये निकलते हैं, ठीक है। सीपिंग वोंड्स, ठीक है, अगर किसी को ज़ख़म लगा हुआ है और उस ज़ख़म से गंदगी जो निकलती है उसको अगर आपने सही तरीके से डिस्पोज़ नहीं किया तो उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी से निकलेगा और जो भी उस चीज़ को छुएगा तो उसके अंदर भी इंटर होगा। इसके अलावा ट्यूब्स या आईवी लाइंस, हम कोई भी ट्यूब पास करते हैं पेशेंट को, चाहे वो एनजी ट्यूब हो या फिर कोई और ट्यूब हो, तो उसके ज़रिए भी अगर हमने सही पास नहीं की, डिस्पोजेबल या डिसइंफेक्टेड कोई भी स्टेराइल चीज़ यूज़ नहीं की और नॉर्मल अगर हमने हाथ लगा दिया बिना ग्लव्स की किया, तो भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है। और आईवी लाइन यानी हमने किसी को आईवी पास किया, ठीक है, आईवी पास करने के बाद हमने आईवी निकाला और हमने उसको सही तरीके से डिस्पोज ना किया तो उसके ज़रिए भी फैल सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? यानी कि किस तरह बीमारी फैलेगी, कौन सा रास्ता अपनाएगी फैलने के लिए? तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है इन्हेलेशन, यानी एयरबोर्न डिजीज़ जो हवा के ज़रिए आती हैं। इंजेक्शन, फूड और वाटरबोर्न डिजीज़ यानी जो खाने और पानी के ज़रिए आती हैं। इनोकुलेशन यानी ब्लड बोर्न डिजीज़, ठीक है। अभी ब्लड बोर्न डिजीज़ क्या है? हमने किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, ब्लड लगा दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कॉन्टैक्ट में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या आता है? टचिंग है, किसिंग है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, इसके ज़रिए बीमारी फैल सकती है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है? विथा फॉमाइट, ठीक है, हमने किसी से कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल की, कोई और इस्तेमाल करे, ठीक है, हम कहीं पर बैठे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, ठीक है,
हम कहीं पर खाते हैं पीते हैं और हम बीमार हैं, हम उठ के चले जाएँ, कोई और आ जाए तो उसको भी हो सकती है, तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? वो वो रास्ता जिसके ज़रिए बीमारी हमारे अंदर एंटर होती है। उसमें कौन-कौन से आते हैं? आइज़ आँखें, नेयर्स, माउथ, वेगाइना, कट्स, स्क्रैप्स, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? आँखें हैं, मुँह है, ठीक है? वेजाइना है जहाँ से हम अ, वेस्ट मटेरियल ख़ारिज करते हैं, कट्स हैं, कोई ज़ख़म लग गया, स्क्रैप्स हैं यानी कोई ख़ारिश होती है तो हम ज़्यादा ख़ारिश की वजह से वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं तो हम उसको ज़्यादा कोरे देंगे तो वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी वहाँ से एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वुंड्स, ज़ख़म हैं, ठीक है? सर्जिकल साइट्स, कोई किसी जगह पे सर्जरी हुई हुई है, ठीक है? चाहे वो लार्ज एरिया हो या स्मॉल एरिया हो, अगर खुला है, उसकी सही आपने साफ़-सफ़ाई नहीं की तो उसके ज़रिए भी बीमारी अंदर एंटर हो सकती है। आईवी और ड्रेनेज ट्यूब साइट्स, ठीक है? अच्छा, आईवी लाइन यानी अगर हमने किसी को आईवी पास किया, चाहे वो हम उसको ड्रिप के डायरेक्ट आईवी पास कर रहे हैं या तो हम उसको आईवी कैनोला लगा रहे हैं, ठीक है? कैनोला लगाते वक़्त भी हमें ध्यान रखना है कि जो कैनोला हमने खोला है, उसको फ़ौरन लगाएँ, उसको हमने इधर-उधर नहीं रखना है या हमने डायरेक्ट अगर आईवी पास करना है बगैर कैनोला के तो भी हमने ध्यान रखना है कि वो निडल कहीं से टच ना हो। ड्रेनेज ट्यूब साइट यानी हमने अगर किसी को सक्शन के लिए कोई ट्यूब पास की है, ठीक है? या किसी को एनजी पास की है या कोई और ट्यूब पास की है तो हमने ध्यान रखना है कि वो उसके ज़रिए एंटर ना हो। वो जो ट्यूब्स हम पास कर रहे हैं तो हमने ध्यान रखना है कि वो स्टेराइल हों, साफ़-सुथरी हों, गंदगी से पाक हों। बाइट फ्रॉम अ वेक्टर क्या है? मच्छर ने काटा, मक्खी ने, ठीक है? साँप ने काट दिया तो कोई भी किसी का भी काटने वाली जो जगह होती है वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। अच्छा, आखिर में है ससेप्टेबल होस्ट यानी कि जिसके अंदर बीमारी इंटर हो रही है। पर्सन विथ इनएडुकेट डिफेंस, ठीक है? ऐसा बीमार आदमी, ऐसा आदमी जिसका डिफेंस सिस्टम ठीक ना हो तो क्या होगा? वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है? दे 3 डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है? ऐसी फैक्टर जिनको हम याद रख सकते हैं, वायरलेंस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, होस्ट डिफेंस, ठीक है? एक तो हम चेक करेंगे कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आए हैं वो तादाद में कितने हैं। सेकंड हम चेक करेंगे कि हम जो पैथोजन हैं उनकी पैथोजेनिसिटी क्या है। थर्ड हम चेक करेंगे जिसके अंदर वो एंटर हुए हैं उनके यानी उस ससेप्टेबल होस्ट का इम्यून सिस्टम किस तरह है। क्या या वो पेशेंट या वो ससेप्टेबल होस्ट इस आईवी डिजीज़ आए हुए पैथोजन जो है उसका मुकाबला कर सकता है या नहीं। तो ये उसके डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर वो ताकतवर हुआ, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ तो वो इजीली डिफेंड कर देगा, हरा देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और अगर कमज़ोर हुआ तो उसको डिज़ीज़ काउज़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक के मुतालिक या किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।